नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में भारत की गूंज, सड़क से लेकर सदन तक भारत, मोदी और पूर्व पीएम वाजपेयी की चर्चा, क्या हुआ ऐसा आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि 2+2 समिट, भारत अमेरिका के बीच वार्ता से पहले व्हाइट हाउस का बयान, दुनिया में हमारे रिश्ते सबसे अहम। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कहां है इमरान खान, अविश्वास प्रस्ताव के दौरान संसद से हुए गायब, पीटीआई बोली कौन बचाएगा पाकिस्तान। और इसी के साथ चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी, अनंतनाग में मारा गया लश्कर कमांडर निसार अहमद। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पिनाका मिसाइल का सफल परीक्षण, 44 सेकंड में फायर होती है 12 मिसाइलें। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है और अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान में भारत की गूंज, सड़क से लेकर सदन तक भारत, मोदी और पूर्व पीएम वाजपेयी की चर्चा, क्या हुआ ऐसा आपको बता दें दोस्तों कि राजनीतिक संकट के बीच पाकिस्तान में चारों तरफ भारत की गूंज सुनाई दे रही है। सड़क से लेकर सदन तक सिर्फ भारत ही है और इस पूरे संकट काल में प्रधानमंत्री इमरान खान कई बार भारत की तारीफ कर चुके हैं। इमरान खान ने भारत की विदेश नीति को आज़ाद बताते हुए खुददार देश बताया। उन्होंने ये भी कहा कि भारत को दुनिया का कोई भी देश आज डरा धमका नहीं सकता। संसद में इमरान की जगह उनके करीबी नेता शाह महमूद कुरैशी ने सरकार का पक्ष रखा। कुरैशी ने भी खुलकर भारत की तारीफ की, कहा कि आज भारत की धमक पूरी दुनिया में है। वो रूस से भी तेल खरीद रहा है तो अमेरिका के साथ भी उसके अच्छे रिश्ते हैं। ये सब भारत की आज़ाद विदेश नीति की वजह से ही संभव है। वहीं दोस्तों, सत्ता में आने के बाद से इमरान खान पाकिस्तान की विदेश नीति में बदलाव लाना चाहते हैं और अभी तक वो दो बड़े देशों के बीच विवाद होने पर किसी न किसी एक का पक्ष लेते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 2+2 समिट, भारत अमेरिका के बीच वार्ता से पहले व्हाइट हाउस का बयान, दुनिया में हमारे रिश्ते सबसे मजबूत। जी दोस्तों, भारत अमेरिका के बीच 11 अप्रैल से शुरू होने जा रही 2+2 डायलॉग से पहले व्हाइट हाउस की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का मानना है कि भारत अमेरिका के रिश्ते दुनिया में सबसे अहम हैं और उम्मीद है कि होने वाली वार्ता हमारे रिश्तों को और बेहतर बनाएगी। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि ये वार्ता हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाएगी। जेन साकी ने कहा कि 2+2 वार्ता के दौरान रूस यूक्रेन युद्ध के कारण ऊर्जा और खाद्य संकट पर भी दोनों देशों के बीच बातचीत होगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कहां है इमरान खान, अविश्वास प्रस्ताव के दौरान संसद से हुए गायब, पीटीआई बोली कौन बचाएगा पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान शनिवार को एक बार फिर संसद की कार्रवाई में शामिल नहीं हुए, जबकि उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगातार अविश्वास प्रस्ताव को टालने की कोशिश में लगी है। और इसी तरह से 3 अप्रैल को भी इमरान संसद सत्र में शामिल नहीं हुए थे और अपने कक्ष से कार्यवाही की निगरानी कर रहे थे। और उस दिन डिप्टी स्पीकर ने जैसे ही विपक्ष में अविश्वास प्रस्ताव को खारिज किया, इमरान खान ने राष्ट्र को संबोधित करना शुरू कर दिया, जिसमें उन्होंने संसद भंग करने की अपनी सलाह की घोषणा की। एक हफ्ते और सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद इमरान खान शनिवार को फिर से संसद में नजर नहीं आए, क्योंकि विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वो इमरान खान और पीटीआई सरकार की स्थिति पेश करेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी, अनंतनाग में मारा गया लश्कर कमांडर निसार अहमद। जी दोस्तों, जम्मू कश्मीर में सुबह सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। अनंतनाग में एनकाउंटर के दौरान लश्कर के कमांडर को सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया। सुरक्षा बलों के बड़े ऑपरेशन में लश्कर कमांडर निसार अहमद ढेर हो गया है और पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है। सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया है और फायरिंग जारी है। कुछ और आतंकियों के छिपे होने की खबर है। वहीं कुलगाम में हिजबुल आतंकियों के होने की खबर पर सुरक्षा बल यहां भी सर्च और एनकाउंटर ऑपरेशन चला रहे हैं। एरिया की घेराबंदी हो चुकी है। घाटी में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन तेज हो चुका है। दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले वीडियो लाइक इस खबर पर जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पिनाका मिसाइल का सफल परीक्षण, 44 सेकंड में फायर होती है 12 मिसाइलें। जहां दोस्तों, भारतीय सेना और भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन यानी कि DRDO ने 15 दिनों में देश के कई स्थानों से पिनाका मिसाइलों का सफल परीक्षण किया और कुल मिलाकर 24 परीक्षण किए गए। इन परीक्षण में पिनाका मिसाइल ने टारगेट को पूरी सटीकता और गति के साथ ध्वस्त कर दिया और उसने तय मानकों को पूरा किया। पिनाका मार्क 1 रॉकेट सिस्टम
और पिनाका एरिया डिनायल म्यूनिशन रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जल जीवन मिशन से देश के विकास को नई गति, पीएम मोदी का बयान। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि जल जीवन मिशन के जरिए देश के विकास को नई गति मिल रही है। श्री मोदी ने अपने ट्वीट में कहा कि जल जीवन मिशन आज देश के विकास को नई गति दे रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों में जिस तरह करोड़ों घरों में नल के पानी के कनेक्शन पहुंचे हैं, वह जन आकांक्षाओं और भागीदारी का एक बड़ा उदाहरण है। उन्होंने अपने ट्वीट के साथ जेजेएम की प्रगति का विवरण भी साझा किया। जल जीवन मिशन को जल शक्ति मंत्रालय के तहत लागू किया जा रहा है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा की थी और इस उद्देश्य को 2024 तक हर ग्रामीण घरों और सार्वजनिक स्थानों को नल का पानी उपलब्ध कराना है। और इसकी घोषणा के बाद से अब तक 6 करोड़ से अधिक घरों में नल के पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराया जा चुका है और इसके साथ ही देश में नल के पानी की आपूर्ति 3.23 करोड़ से बढ़कर 9.40 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में पहुंच गई है। तो दोस्तों, 2024 तक हर ग्रामीण घरों और सार्वजनिक स्थानों को नल का पानी उपलब्ध करा देगी मोदी सरकार। इसके लिए जल जीवन मिशन जल शक्ति मंत्रालय के अंदर लागू किया जा रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अब यादव वोट बैंक में सेंध लगाएगी बीजेपी, सपा को कमजोर करने का फुल प्रूफ प्लान बनकर हो गया है तैयार। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते ही बीजेपी में मिशन लोकसभा चुनाव 2024 पर काम करना शुरू कर दिया है। यूपी में 2014 चुनाव के बाद भाजपा ने पलट कर नहीं देखा और सभी सियासी समीकरण को तोड़ते हुए लगातार चौथे बड़े चुनाव में भगवा पताका लहराया है। दरअसल इसका सबसे बड़ा कारण बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग को बताया जाता है। मोदी योगी ने क्षेत्रीय पार्टियों यानी सपा और बसपा के जातीय तिलिस्म को तोड़ दिया है और अब बीजेपी की नज़र यूपी में सपा के कोर वोटर यानी यादव वोट बैंक पर है। यूपी में यादव समाज जिसकी हिस्सेदारी महज 8% है, लेकिन सियासी ताकत ऐसी रही है कि इसने ठाकुर और ब्राह्मणों के नेतृत्व को न सिर्फ यूपी की सत्ता से बेदखल किया बल्कि मंडल आंदोलन के बाद मायावती को छोड़ दें तो सत्ता में भी लगातार भागीदारी रही। राम नरेश यादव से लेकर मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव तक 3 यादव 5 बार यूपी के मुख्यमंत्री बने हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चौका लगा दिया है, अब छक्के की बारी है। हिमाचल गुजरात इलेक्शन पर बोले मोदी के मंत्री अनुराग ठाकुर। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद भाजपा उत्साहित है और अब पार्टी की नजर इस साल के अंत में होने वाले हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनाव पर है। आपको बता दें कि शनिवार को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विश्वास जताया कि भाजपा हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव जीतेगी। उन्होंने कहा कि साल की शुरुआत में चौका लगा दिया गया था और साल के अंत तक छक्का भी मार चुके होंगे। समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि भाजपा राज्य में सत्ता बरकरार रखेगी। हमने 4 राज्यों में जीतकर चौका मारा है और इस साल के अंत तक हिमाचल प्रदेश और गुजरात में जीतकर छक्का भी हिट कर लेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि पंजाब में भारी जीत दर्ज करने के बाद आप पहाड़ी राज्यों में अपने आधार का विस्तार करने की कोशिश कर रही है ताकि दिल्ली के चुनावों में अपने हालिया प्रभुत्व को जोड़ा जा सके। ठाकुर ने कहा कि आम आदमी पार्टी की यूपी में जमानत जब्त हुई थी और यहां हिमाचल प्रदेश में भी जमानत जब्त होगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी के 3.6 करोड़ राशन कार्ड धारक कहीं भी ले सकेंगे फ्री राशन, योगी सरकार ने की ऐसी तैयारी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 3.6 करोड़ राशन कार्ड धारकों को डिजिटल लॉकर की सुविधा देने की तैयारी कर ली है। इसकी मदद से राशन कार्ड धारकों को अब देश में कहीं भी राशन लेने में असुविधा नहीं होगी। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से शनिवार को दी गई जानकारी के अनुसार राज्य सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने प्रदेश के राशन कार्ड धारकों को डिजी लॉकर सुविधा देने के काम को अपनी 100 दिन की कार्य योजना में शामिल कर लिया है। ये सुविधा मिलने पर कोटेदार राशन कार्ड में कमियों का बहाना बनाकर लाभार्थी को राशन देने से मना नहीं कर सकेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी। पाकिस्तान में अब आगे क्या, इमरान पर चलेगा देशद्रोह का केस। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान सरकार ने इमरान खान को हटाने के लिए लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के पीछे कथित विदेशी षड्यंत्र की जांच के लिए सेना के सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल तारिक खान की अगुवाई में आयोग का गठन किया है। सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में धमकी भरे पत्र की जांच के लिए आयोग गठन का फैसला लिया गया है और आयोग सरकार को अस्थिर करने के षड्यंत्र के स्रोत और इसके स्थानीय सहयोगियों की जांच करेगा।
फवाद ने कहा कि हमारे पास प्रमाण है कि असंतुष्ट 8 प्रांतीय सांसद विदेशियों के संपर्क में थे। सुप्रीम कोर्ट के नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के फैसले को पलटने और इमरान सरकार को बहुमत साबित करने का आदेश देने के एक दिन बाद आयोग गठन का निर्णय लिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तालिबान ने मार गिराया पाकिस्तानी सेना का हेलीकॉप्टर। दुरंत लाइन पर फिर भिड़े पाक और अफगानिस्तान। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा रेखा दुरंत लाइन को लेकर दोनों देशों के बीच माहौल फिर गर्मा गया है। शुक्रवार को अफगानिस्तान के निमरोज प्रांत से सटे दुरंत लाइन पर पाकिस्तान और तालिबान लड़ाकों के बीच गोलीबारी भी हुई। दावा किया जा रहा है कि तालिबान लड़ाकों ने इस दौरान पाकिस्तानी सेना के हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। पाकिस्तान की तरफ से भी तालिबान लड़ाकों के खिलाफ भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया है, जिसके बाद दोनों पक्षों ने सीमा पर सेना की तैनाती को बढ़ा दिया है। तालिबान दुरंत लाइन को दोनों देशों के बीच आधिकारिक सीमा नहीं मानता है। वहीं पाकिस्तानी सेना जबरदस्ती बाड़बंदी का काम जारी रखे हुए है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच चीन ने यूक्रेन की सरकार पर शुरू किया साइबर अटैक। जी हाँ दोस्तों, रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच ढेरों हैकिंग की खबर सामने आ चुकी है और कई हैकर्स यूक्रेन की खुफिया जानकारी निकालने के लिए सरकारी वेबसाइट पर अटैक कर रहे हैं। वहीं इनसे कई हैकिंग के मामले चीन से जोड़े जा रहे हैं और रूस के यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद यूक्रेन के खिलाफ लगातार साइबर हमले हो रहे हैं, जिनके बारे में माना जा रहा है कि इनके चीन के साथ संबंध हैं। ये साइबर अटैक्स यूक्रेन सरकार को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। मार्च के मध्य में यूएस आधारित गूगल की सुरक्षा शाखा के शोधकर्ताओं और अन्य विश्लेषकों के एक समूह, जिसे इंट्रूजन ट्रूथ कहा जाता है, के पोर्टल के अनुसार बताया गया कि ट्विटर पर बार बार चीनी साइबर हमले के बारे में पोस्ट किया जाता रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान लड़ेगा आज़ादी की लड़ाई। इमरान की नज़र में उनके हटते ही गुलाम हो जाएगा पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थक अब नए सिरे से पाकिस्तान की आज़ादी की लड़ाई लड़ने के मूड में हैं। भंग नेशनल असेंबली को बहाल करने और रद्द अविश्वास प्रस्ताव पर शनिवार को मतदान कराने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इमरान सरकार बागी तेवर में नजर आ रहे हैं। कोर्ट के फैसले को सत्ताधारी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। यह फैसला आने के तुरंत बाद सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने कहा कि सरकार बदलने के बाद लड़ाई 23 मार्च 1940 के मुकाम से शुरू होगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को ही मुसलमानों के लिए पाकिस्तान नाम से अलग देश बनाने का प्रस्ताव पारित किया था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से पकड़ा गया बांग्लादेशी नागरिक। जिले में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांव मंगूचक से गत दिवस बीएसएफ ने एक संदिग्ध को पकड़ा है। जांच के बाद उसे पुलिस को सौंप दिया गया और सूत्रों के अनुसार भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक वीरवार को संदिग्ध हलचल देखी गई, जिसे देख बीएसएफ जवान सतर्क हो गए और घेराबंदी कर संदिग्ध को पकड़ लिया। गहन जांच के बाद उसे बॉर्डर पुलिस पोस्ट राजपुरा को सौंप दिया गया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 33 लाख ग्रामीण महिलाओं को लेकर योगी सरकार का बड़ा प्लान। खाते में 1500 करोड़ रुपए भेजने की है तैयारी। जी हाँ दोस्तों, यूपी सरकार इस वित्तीय वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों की 33 लाख से ज्यादा महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ेगी। इसके लिए 3,30,000 समूहों के खाते में 1500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय समूहों को आजीविका की गतिविधियों से जोड़ने के लिए 1300 नए उत्पादक समूहों का गठन करने की तैयारी भी चल रही है। आपको बता दें कि शासन के सूत्रों के मुताबिक ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 2022-23 का लक्ष्य तय कर दिया गया है और इस वर्ष 3.30 लाख स्वयं सहायता समूह को फंड दिए जाने हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू के पल्ली गांव से देश की 700 पंचायत को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। 24 अप्रैल को होगा कार्यक्रम। राष्ट्रीय पंचायती दिवस पर 24 अप्रैल को जम्मू संभाग के सांबा जिले के पल्ली गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में होने जा रहे राष्ट्रीय पंचायती सम्मेलन को यादगार बनाने के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार जुट गई है। प्रधानमंत्री पल्ली गांव से वर्चुअल देश के विभिन्न राज्यों की 700 पंचायतों को संबोधित करेंगे। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार राष्ट्रीय पंचायत सम्मेलन जम्मू कश्मीर में इतिहास में पहली बार होने जा रहा है और इसे यादगार बनाने के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है। आपको बता दें कि लाभकारी योजनाओं में पीएम किसान फसल योजना, आधार, जन धन योजना, अटल पेंशन, समग्र शिक्षा, वन नेशन वन राशन कार्ड, बैंकिंग,
हर गांव हरियाली, गोल्डन कार्ड, पीएम केयर, जल जीवन मिशन, युवा क्लबों और आपकी जमीन आपकी निगरानी, श्रमिक कार्ड के बारे में भी जानकारी देंगे पीएम मोदी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। केंद्रीय कैबिनेट के कई बड़े फैसले, पोषण युक्त चावल के वितरण और अटल इनोवेशन मिशन के विस्तार को मिली मंजूरी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बेहद बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी सरकारी योजनाओं में अतिरिक्त पोषण युक्त चावल के वितरण करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पोषण युक्त चावल के वितरण को सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस और अन्य योजनाओं के तहत 3 चरणों में लागू किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी योजनाओं के तहत चावल के वितरण को मंजूरी दी है। उन्होंने ये भी बताया कि इस संबंध में आपूर्ति एवं वितरण के लिए भारतीय खाद्य निगम और राज्यों की एजेंसियों ने पहले ही 88.65 लाख टन अतिरिक्त पोषण युक्त चावल की खरीद को मंजूरी दे दी है। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, एकीकृत बल विकास सेवाओं के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में मजबूत चावल की आपूर्ति के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आतंकी हाफिज सईद को 31 साल जेल की सजा, पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी कोर्ट ने लिया फैसला। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी अदालत ने जमात उद दावा के चीफ हाफिज सईद को एक मामले में 33 साल जेल की सजा सुनाई है। हाफिज सईद प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का प्रमुख भी रहा है और उसे मुंबई हमले का मुख्य साजिशकर्ता माना जाता है। कोर्ट ने 3,40,000 रुपए का जुर्माना लगाने के साथ उसकी सारी संपत्ति जब्त करने का आदेश भी दिया है। हाफिज सईद के खिलाफ ये अदालती आदेश ऐसे वक्त आया जब पाकिस्तान में सियासी संकट गहराया हुआ है। इमरान खान की कुर्सी जा चुकी है, लेकिन वहां आगे चुनाव होंगे या विपक्षी दलों के महागठबंधन की ओर से शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री होंगे, इस पर अभी तस्वीर साफ होना बाकी है। जानकारी के अनुसार जिन मदरसों और मस्जिदों को हाफिज सईद ने बनवाया है उन्हें भी अब सरकारी नियंत्रण में रखा जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी आदित्यनाथ यूपी में ऐतिहासिक जीत के बाद पहली बार नोएडा आएंगे और अधिकारियों में फिर मचा हड़कंप। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दोबारा सत्ता में आने के बाद पूरे प्रदेश में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई का चाबुक चलना शुरू हो गया है। सूत्रों ने दावा किया है कि अधिकारियों का रिपोर्ट कार्ड चेक करने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही गौतम बुद्ध नगर आ सकते हैं। ये दौरा इस महीने के अंत में या फिर अगले महीने की शुरुआत में हो सकता है। सूत्रों ने बताया कि जनता की सुनवाई नहीं करने वाले अधिकारियों पर गाज गिरनी तय है। गोपनीय रूप से हर विभाग ने मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर अपने अपने स्तर पर तैयारी करनी शुरू कर दी है और सत्ता दल की जिला इकाई की तरफ से भेजी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ अधिकारी काम में रुचि नहीं ले रहे हैं। दरअसल योगी आदित्यनाथ के दोबारा सत्ता में आने के बाद काम में रुचि नहीं लेने व जनता की सुनवाई नहीं करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसका नतीजा है कि पूर्व में एसएसपी गाजियाबाद, डीएम औरैया समेत कई अन्य अधिकारियों पर बीते दिनों गाज गिरी। ऐसे में मुख्यमंत्री के गौतम बुद्ध नगर आने की सुगबुगाहट होने से पहले ही अधिकारियों ने अपने अपने स्तर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली भारत की राह में रोड़ा अटकाने पर जयशंकर ने चीन को घेरा, कहा कुछ देश चला रहे हैं एजेंडा। जहां दोस्तों, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की सदस्यता पाने में भारत के सामने अड़चनें खड़ी करने वाले चीन जैसे देशों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नाम लिए बिना निशाना साधा है। लोकसभा में जयशंकर ने कहा कि एनएसजी के लिए भारत की मेंबरशिप को लेकर कुछ देशों की वाजिब चिंताएं हैं, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जिनका एजेंडा है और वो हमारे रास्ते का रोड़ा बन रहे हैं। समाचार एजेंसी के मुताबिक लोकसभा में मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम अमेंडमेंट बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए बुधवार को विदेश मंत्री ने कहा कि किसी भी देश को एनएसजी का सदस्य बनने के लिए आम सहमति की जरूरत होती है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत की दो टूक, आतंकवाद और शत्रुता मुक्त वातावरण बनाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की। जी हां दोस्तों, भारत ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद और शत्रुता मुक्त वातावरण बनाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है और सरकार ने गुरुवार को संसद में कहा कि वो पाकिस्तान के साथ सामान्य पड़ोसी की तरह संबंधों की इच्छा रखता है, लेकिन इसके लिए आतंक
और शत्रुता से मुक्त वातावरण बनाने की जिम्मेदारी इस्लामाबाद की है। दरअसल विदेश मंत्री वी मुरलीधरन से राज्यसभा में मीडिया रिपोर्टों पर पक्ष रखने की मांग की गई थी, जिनमें कहा गया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के सलाहकार ने भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को फिर से शुरू किए जाने का समर्थन किया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूएनएचआरसी से रूस को बाहर करने की उठी मांग, होगी वोटिंग, भारत की ओर टिकी है दुनिया की निगाहें। जी हां दोस्तों, यूक्रेन के युद्ध में रूस को तमाम प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अन्य देशों द्वारा रूस के खिलाफ युद्ध अपराधों के लिए मुकदमा और कठोर पाबंदी लगाने की मांग की जा रही है। यूक्रेन पर हमले के लिए रूस को संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद से निलंबित करने के संबंध में अमेरिका द्वारा प्रस्तावित कदम पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में वोटिंग होनी है। यूएनएचआरसी में कुल 47 सदस्य देश शामिल हैं और अमेरिका सहित तमाम नाटो देशों में यूएनजीए की अहम बैठक और वोटिंग को लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है। रूस पर यूक्रेन के बूचा शहर में भी नरसंहार के आरोप लगे हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ कहा है कि बूचा में युद्ध अपराध हुआ है।